ज़बान की ख़ासियत ये है कि हम उसे बटुए में बांध के नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते ये ज़बान आगे नहीं बढ़ेगी, बदलेगी नहीं, अलग अलग तरह से रक़्स नहीं करेगी, अलग मौसीक़ी पे नाचेगी नहीं। ज़बान ऐसी है जो जब जिसकी ज़बान पे पहुंच जाए तो अपना नया किरदार अपना लेती है, नई बन जाती है, अलग बन जाती है। हम उसे बांध के नहीं सकते। वैसे ही अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत सारे शायर और उर्दू में लिखने वाले लोगों ने किया है और आज उसी मौजू पे गुफ्तगू होनी है। सलमान अख्तर साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। इनसे कौन नहीं वाकिफ़ है, क्योंकि सलमान साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा लंबे तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, सो हम बस इतना कहेंगे, उर्दू ज़बान पे इनका और इनके ख़ानवादे का जो एहसान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और बाकी सब हम सैफ़ महमूद साहब जो कि दिल्ली बेस्ड एक लॉयर हैं और लिटरेरी कनॉसर हैं, कमेंटेटर हैं और ट्रांसलेटर हैं, तो उनके हवाले पूरा प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सलमान अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो शेर व सुखन के इमाम तो हैं ही और जिनका लहजा मली और सेहत ज़ुबान में तो है। पर आज हम लोग सलमान साहब से जिस एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही एक अजीब सब्जेक्ट पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल, तारीख़, मिसालें और कुछ ख़याल। वो वैसे यूजुअली सलमान साहब जब उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज के इस्तेमाल का जिक्र आता है तो लोग समझते हैं कि ये मज़ाहिया शायरी का जिक्र हो रहा है, इट्स अबाउट ह्यूमरस पोइट्री। अब दिलावर फ़िकार के आप शेर देख लें कि एक मुहक्किक ने नई तहक़ीक़ फरमा दी है आज, फ़न मौसीक़ी से भी मुमकिन है इंसानी इलाज। अब ज़रा देखिए अंग्रेज़ी का इस्तेमाल देखिए इसमें कि नामवर कव्वाल पूरे डॉक्टर हो जाएंगे, सिर्फ साजिंदे जो हैं कंपाउंडर हो जाएंगे, और उन दवा खानों पे ऐसे बोर्ड आएंगे नज़र, मुतरबे आतिश नवा मिस नाज लेडी डॉक्टर। ये अंग्रेज़ी के अल्फाज है। थर्मोमीटर की जगह मुंह में लगाकर बांसुरी, डॉक्टर देखेगा क्या हालत है अब बीमार की। और हज़रत अजमल के जादू का असर ज़ायल हुआ, आदमी फैयाज़ खां के आर्ट का कायल हुआ। इसको कहते हैं खुदा की देन, ये होती है देन, अब सिविल सर्जन बनेगा जानशीन तानसेन। सलमान साहब का लेकिन कमाल ये है साहिबान कि वो उन्होंने बहुत सीरियस, बड़ी संजीदा शायरी में, प्योर तगज़्ज़ुल की जो शायरी है, जो गज़ल के शेर हैं, उनमें अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और मैं एक छोटी सी मिसाल देके फिर उनसे अपना पहला सवाल पूछता हूँ। ये सलमान साहब की किताब है गज़ल एट इंग्लिश जंक्शन, जो कि 2010 में गालिबन छपी थी। ये किताब जो है ये एक गज़ल से शुरू होती है, ये सारी गज़लें हैं इसके अंदर, और इसका कमाल ये है कि इसमें हर गज़ल के हर मिसरे में कम अज़ कम एक वरना 2 या 3 अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं। और आप देखिएगा कि मौजू जो है, एक तो कहीं भी वज़न में फ़र्क नहीं आया है, कहीं भी वज़न में फ़र्क नहीं आया है, सीरियस मौजू है, कोई ह्यूमरस पोइट्री नहीं है। ये मूड को जोवियल बनाए रहूं, हाल दिल मैं ही छुपाए रहूं, हाल दिल दिल में ही छुपाए रहूं, और तो पॉसिबल नहीं कुछ भी उसको बताऊं मैं ही, उसको बातों में ही लगाए रहूं। वो नहीं आएगा आई अंडरस्टैंड, वो नहीं आएगा आई अंडरस्टैंड, फिर भी कुछ देर घर सजाए रहूं। रात उसके डिपार्चर की है, रात उसके डिपार्चर की है, लैंप यादों के सब जलाए रहूं। डीप इनसाइड, डीप इनसाइड वो खटकता है, राज ऊपर से जो भुलाए रहूं। अब आप देखिए इसमें कहीं भी वज़न की कोई कमी नहीं है, सीरियस शायरी है, तगज़्ज़ुल की शायरी है, प्योर गज़ल के अशार हैं। सलमान साहब ये बताइए कि एक तो ये बात हो गई कि किसी ने इत्तेफाकन कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर दिया, वो भी उस किस्म के अल्फाज जो उर्दू में जज्ब हो गए हैं, जैसे ग्लास वगैरह, या बशीर बद्र साहब ने लॉन का इस्तेमाल किया है। तो आपने तो ये डेलिबरेटली जो है सोच समझ के इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है हर मिसरे में। तो अगर अपने ईस्टर्न यूपी के लहजे में पूछा जाए आपसे, तो आपको ये क्या सूझी? होता क्या है कि अगर आपको कोई बहुत ही अनयूजुअल चीज़ कलेक्ट करने की आदत हो, आप यूज्ड टूथब्रश जमा करना शुरू करें,
तो अगर आपके पास कोई 9 या 10 यूज्ड टूथब्रश होंगे तो लोग आपको समझेंगे कि आप बहुत ही अजीबोगरीब आदमी हैं। अगर 200 होंगे तो कहेंगे इंटरेस्टिंग आदमी है। लेकिन अगर 20,000 यूज टूथब्रश होंगे तो यू विल बी द यूज टूथब्रश क्वीन ऑफ न्यू दिल्ली। तो अब क्या हुआ कि 1-2 गज़लें लिख ली इस तरह की। अब 1-2 गज़लें लिखना तो बहुत ही गलत बात थी, फिर तो पूरी किताब लिखनी पड़ी। तो एक तो ये मोटिवेशन है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट द मोटिवेशन वाज that see, I live in United States and I came from a family which was deeply engrossed in Urdu literature. और बेहद नाज और बेहद फ़ख्र हमारे ख़ानदान वालों को भी है और आम तौर पे उर्दू के चाहने वालों को होता है लफ्ज़ों के तलफ़ुज़, सही प्रोनंसिएशन का। अब आप जाइए अमेरिका तो 2 सदमे पहुंचते हैं। पहला सदमा यह कि आपके बच्चे जो बोलते हैं आपसे उसमें वो उर्दू के सही तलफ़ुज़ नहीं हैं। दूसरे आपको पता चलता है जिसको आप सही तलफ़ुज़ समझे बैठे थे वो भी गलत है, क्योंकि जब ईरानी दोस्तों से मुलाकात होती है तो पता चलता है कि ये लफ्ज़ मिर्जगां जो आईब्रो के लिए है, ये मिर्जगां लफ्ज़ ही नहीं है, ये लफ्ज़ है मुर्जगां। या ये जिसे कहते हैं सुबुक सर बन के क्यों पूछे कि हमसे सरगरां क्यों हो, तो सुबुक कोई लफ्ज़ ही नहीं है फ़ारसी में। फ़ारसी में लफ्ज़ है सबुक। तो हल्के हल्के पता चलता है जिसको हम यहाँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उर्दू का समझते हैं वो एक डिस्टॉर्टेड लोकल फॉर्म है फ़ारसी की, वो सही फॉर्म नहीं है जिस पे हम नाज करते हैं और चिढ़ते हैं उन लोगों से कि जो गलत बोलें, हम खुद ही गलत बोल रहे हैं। ये 2 मोटिवेशन, एक ये पता चलना कि अंग्रेज़ी के बारे में तो सबको पता है कि एक ब्रिटिश अंग्रेज़ी है, एक अमेरिकन अंग्रेज़ी है, एक वेस्ट इंडियन अंग्रेज़ी है, एक हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी है। लेकिन पता ये चला कि उर्दू भी, जिसमें ख़ासतौर पे फ़ारसी और टर्किश के अल्फाज हैं, उनका प्रोनंसिएशन यहाँ पे लोकल प्रोनंसिएशन, ओरिजिनल प्रोनंसिएशन नहीं है। ये बात जानने से, बच्चों की ज़बान सुनने से, अपने बच्चों की जो NRIs हैं और फिर हमारे भांजे और भतीजे जो हैं वो RNIs हैं, रेजिडेंट नॉन इंडियंस, तो नतीजे के तौर पे उनकी गुफ्तगू सुनने से तो पता ये चला कि एक ज़बान ऐसी भी है जिसमें कि अंग्रेज़ी और उर्दू ऐसे इनएविटेबली जुड़ी हुई हैं रोज़ाना की गुफ्तगू में। आप किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे चले जाइए, जो लोग बातें करते हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्या ये जो है ऑर्थोडॉक्सी और रिजिडिटी है कि हम अमेरिका में रहें 20 साल, 30 साल, 40 साल और उसी उर्दू में शायरी करते रहें, वो उर्दू जो कि एक्चुअली थोड़ी सी गलत है लेकिन हमने चूंकि हमारी है इसलिए हम उसको सही समझे बैठे हुए हैं। या ये कि वक्त के धारे में बह के ऐसी ज़बान में भी कुछ शायरी सीरियस करनी चाहिए जो कि ज़बान आजकल के बच्चों की है, कॉलेज के स्टूडेंट्स की है, जिसको लोग समझते हैं, जिसको लोग समझते हैं और बोलते हैं। जैसे एक शेर देखिएगा कि मैडनेस के करीब होते हैं, मैडनेस के करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मालूम होता कि इस तरह के शेर, और कुछ काफ़ियों में भी हैं। काफ़ियों में यह है कि हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो, हल अपनी मुश्किलों का नया एक इवॉल्व हो। ये क्या कि रोज़ ड्रिंक्स में ही गम डिज़ोल्व हो, इस किस्म के शेर। ये फैक्ट है जी, इसका जो शेर है पढ़ने वाला, ये बड़ा इसके इसी गज़ल का एक शेर है। ये फैक्ट है कि बज़्म में गर उनका बस चले, हर बात उनके 4 तरफ ही रिजॉल्व हो। तो क्योंकि हम लोग तारीख़ की भी बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी के अल्फाज की तारीख़ बहुत पुरानी नहीं है, या ख़ास तौर पे ये जो मज़ाहिया शौरा रहे हैं हमारे दिलावर फ़िगार वगैरह, उन लोगों ने ही इसको शुरू किया है। या जैसे ये शेर है कि ना हो जब हार्ट इन द चेस्ट फिर टंग इन द माउथ क्यों, टू ब्यूटिफाई दिस लाइन थ्रो सम लाइट इन उर्दू। ये दिलावर फ़िगार का शेर है और ये मज़ाहिया शायरी में तो ऐसा है। लेकिन मैं दीवान गालिब देख रहा था सलमान साहब का, और उसमें ये एक आम पे मसनवी है गालिब की, उसमें ये देखिए ज़रा किस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। या ये होगा कि फ़र्ते राफत से बाग़बानों ने बाग़ जन्नत से अंग बी के बहुक्म रब्बुन्नास भर के भेजे हैं सर बमहर गिलास। तो ये ग्लास का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गालिब ने, ज़रा इस पर कुछ आप रोशनी डालें कि ये कब से ये चला आ रहा है कि अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हैं उर्दू में जज्ब किए जा रहे हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए
जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 4 मूवमेंट्स हैं इसमें. There are 4 separate genres and which historically overlap some and don't overlap some. But these are 4 different kinds of usages of English words in Urdu. एक तो वो है सबसे पहले, जैसे ये गालिब ने गिलास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हफीज़ जालंधरी जैसे जो कादरी शायर कि हवास गुम कयास गुम नज़र के आसपास गुम हमा बजुज़ गिलास गुम. तो एक तो उस तरह के अल्फाज जिनको हम भूल ही गए कि ये अंग्रेज़ी के थे. मजाज मेरे मामू थे, उनकी मशहूर नज़्म है रात और रेल, उसका पहला मिसरा क्या है, फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई. अब रेल भी भूल गए कि अंग्रेज़ी का है, स्टेशन भी भूल गए कि अंग्रेज़ी का है. और फिर हद ये है कि स्टेशन को हम प्लूरल भी बना देते हैं. एक शेर क्या है बशीर बद्र का कि तमाम रात ये स्टेशनों पे भटकेंगे, तमाम रात ये स्टेशनों पे भटकेंगे, हरे दरख्त से पंछी अगर उड़ा दोगे. अब स्टेशनों का लफ्ज़ बना देना, जैसे कि पहले उसको उर्दू में कोऑप्ट कर लिया. तो गिलास, बोतल, हर किसी फुटपाथ पर चुपचाप मर सकते हैं हम. फुटपाथ, बोतल, गिलास, रेल, स्टेशन, इस तरह लॉन, इस तरह के अल्फाज जो हैं जिनको हम भूल चुके हैं. एक तो ये इसमें काफ़ी दिन से गालिब से है, और फिर हफीज़ जालंधरी एज क्लासिकल पोएट, नातिक गुलावटी, उनका मिसरा है कि तेरी क्या याद तस्वीरों का एल्बम होती जाती है. तो इस किस्म के अल्फाज एक जानर ये है. दूसरा जानर है जो इंटायरली मज़ाहिया शायरी का है कि इश्क के आदाब बच्चों को सिखाए जाएंगे, गैर आशिक लोग भी आशिक बनाए जाएंगे, और इश्क एक कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा, आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा. तो ये हाँ नहीं, दिलावर फिगार अकबर इलाहाबादी ने तो ये मामला शुरू किया था कि बूट डॉसन ने बनाया, बूट डॉसन ने बनाया, मैंने एक मजमून लिखा, मुल्क में मजमून न फैला और जूता चल गया. ये तो अकबर इलाहाबादी के क्या उनका सबसे जो अच्छा शेर है कि हुए इस कदर महज़्ज़ब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, होटलों देखिए स्टेशनों, होटलों, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर. तो अगर ऐसे लफ्ज़ हम अंग्रेज़ी के लेके उसको तब्दील कर सकते हैं तो और भी ये रास्ता पढ़ना चाहिए आगे. तो एक जानर है वो लफ्ज़ों का जो कि घुल मिल गए, दूसरा जानर है ह्यूमरस पोइट्री का, तीसरा अगर आप देखें तो ये जो अर्ली प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में जो स्लोगन ही ओरिएंटेड शायरी है, जैसे कैफ़ी आज़मी साहब का एक मिसरा है कि फेंक कर फैशिज़्म का बारे नहूसत शान से. तो इस किस्म के फैशिज़्म और सिपाही रूस और इस किस्म के अल्फाज बहुत हैं उसमें. साहिर साहब क्या हैं, सरदार जाफरी की जो नज़्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई पे 1965 में, कौन दुश्मन है, आदाब कौन दुश्मन है, तो उसमें पहला मिसरा क्या है, ये टैंक, पहला लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, ये टैंक, तोप, ये बम्बार, आग, बंदूकें, कहाँ से लाए हो, किसकी तरफ है रुख इनका. टैंक ये एक प्रोग्रेसिव राइटर्स में भी है. और उसके बाद जो जदीद शायरी शुरू हुई, जिसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि जदीद शायरी जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी उर्दू पोइट्री, द वेव दैट स्टार्टेड इन लेट 60s एंड काइंड ऑफ पास्ड बाय लेट 70s और अर्ली 80s, इसमें बड़े शायर जो गुजरे, तो इन लोगों ने 3 काम किए. एक कि फ़ारसी तराकीब छोड़ दी कि 2 लफ्ज़ों को जोड़ के मिलाना, वो छोड़ा. दूसरे मुश्किल फ़ारसी अल्फाज छोड़े. तीसरे कि सोशल प्रॉब्लम के बजाय ज़ाती प्रॉब्लम के बारे में बात की. और चौथे कि दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेक्सुअलिटी. सो दोज वर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. उस शायरी में अंग्रेज़ी के बहुत अल्फाज हैं. जैसे 1-2 शेर उस शायरी के सुनिए कि ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, ये ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे. बशीर बद्र, हाँ बशीर बद्र का ये ज़ाफ़रानी पुलोवर. और एक ये इसमें जो इनका शेर है, क्या नाम है, ज़फ़र इकबाल का, सेल्फ एफेसिंग शेर है उनका कि ये क्या कहते हैं कि वैसे तो कह ही लेता है अच्छी गज़ल ज़फ़र, वैसे तो कह ही लेता है अच्छी गज़ल ज़फ़र, होते हैं बाज़ शेर मगर बोर भी बहुत, होते हैं बाज़ शेर मगर बोर भी बहुत. जी, वो एक निदा फाजली साहब का आप कल सुना रहे थे. मैं एक छोटी सी नज़्म अगर आपकी इजाज़त हो जी. निदा साहब की नज़्म ये मुझे बहुत पसंद है. ये क्या है
कि देखिए एक उम्र हो जाती है तो माँओं से मोहब्बत की एक अलग उम्र है, महबूबाओं से और बीवियों से मोहब्बत की एक और उम्र है। बीवियों का ख्याल रखिएगा, मैंने बीवी नहीं कहा है, तो क्योंकि इसमें अपनी बीवी और दूसरे की बीवी को दोनों को इंक्लूड कर लिया है। तो क्या है, एक उम्र होती है माँओं से मोहब्बत की, एक उम्र होती है महबूबाओं और बीवियों से मोहब्बत की, और एक उम्र होती है बेटियों से मोहब्बत की। तो बिकॉज इट टचेज ऑन दैट एंड बिकॉज आई हैव ए डॉटर दैट आई डीपली लव, देयरफॉर दिस पोएम अफेक्टेड मी प्रोफाउंडली। छोटी सी नज़्म है उनकी, उसमें कई अंग्रेजी के अल्फाज आते हैं। नज़्म का उन्वान है छोटी सी शॉपिंग। इन उन्वान में ये फैज़ साहब की नज़्म है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक फैज़ साहब की नज़्म। अब देखिए नज़्म जो है ये बाप और बेटी के रिश्ते में, निदा साहब की नज़्म है। गए थे जयपुर मुशायरे में, तो रात में तो शराब की होगी और शायरी की होगी। सुबह उठने के वक्त ख्याल आया कि बेटी के लिए कुछ लेके चलें। बेटी 5 साल की थी, अब समझ में नहीं आ रहा लें, तो इधर उधर दुकानों में घूमे, तो वहाँ पे उस पर नज़्म लिखी उन्होंने, गोटे वाली लाल ओढ़नी, गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, और उन दोनों से मैचिंग करता छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, और उन दोनों से मैचिंग करता छोटा सा एक नागरा। ये छोटी सी शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, सारा शहर अचानक बनकर जैसे एक खिलौना। इतिहासों का जाल तोड़कर, पगड़ी दाढ़ी ऊंट छोड़कर, अलिफ से अम्मा बे से बाबा बैठा बाज रहा है, और 5 साल की लड़की बनकर सारा जयपुर नाच रहा है। तो अपने कलाम से भी हम लोग नवाजें ज़रा थोड़ा सा। इसमें देखिए कुछ किताबें, कुछ इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, लीजिए हैंड माइक जो है प्रॉब्लम करेगा। अब इसमें देखिएगा कि इसमें तमाम जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं काफिये में। नर्म होठों पे फेसलेस बातें, नर्म होठों पे फेसलेस बातें, जिंदा आंखों में प्राइसलेस बातें। नर्म होठों पे फेसलेस बातें, जिंदा आंखों में प्राइसलेस बातें। दावतें रोज शाम होती हैं, दावतें रोज शाम होती हैं, लोनली लोग वर्थलेस बातें। दावतें रोज शाम होती हैं, लोनली लोग वर्थलेस बातें। और शायरी, आर्ट, जैज और विस्की, शायरी, आर्ट, जैज और विस्की, हम नहीं करते सेक्सलेस बातें, हम नहीं करते सेक्सलेस बातें। जी, शायरी, आर्ट, जैज और विस्की, हम नहीं करते सेक्सलेस बातें। कौन किसका था और कब तक था, कौन किसका था और कब तक था, कितनी सेक्सी हैं नेमलेस बातें, कितनी सेक्सी हैं नेमलेस बातें। एक और देखिए कि कॉन्वोल्यूटेड मिजाज है उसका, कॉन्वोल्यूटेड मिजाज है उसका, फिर भी दुनिया पे राज है उसका। कॉन्वोल्यूटेड मिजाज है उसका, फिर भी दुनिया पे राज है उसका। और इश्क का रोग जिसको लग जाए, इश्क का रोग जिसको लग जाए, बस पोइट्री इलाज है उसका। इश्क का रोग जिसको लग जाए, बस पोइट्री इलाज है उसका। और आदमी वो बड़ा ओरिजिनल है, ओरिजिनल आदमी वो बड़ा ओरिजिनल है, तभी दुश्मन समाज है उसका। ये मैंने अपने ही ऊपर कहा है, आदमी वो बड़ा ओरिजिनल। अच्छा, और देखिए एक इधर से, नित नए प्रॉब्लम्स निकलते हैं, नित नए प्रॉब्लम्स निकलते हैं, एज के साथ गम बदलते हैं। नित नए प्रॉब्लम्स निकलते हैं, एज के साथ गम बदलते हैं। और चाइल्डहुड जिनकी रून हो जाए, चाइल्डहुड जिनकी रून हो जाए, बड़ी मुश्किल से वो संभलते हैं। चाइल्डहुड जिनकी रून हो जाए। और आखिरी इसमें एक और गजल का शेर है कि बुझ गए सब चिराग नॉलेज के, बुझ गए सब चिराग, बुझ गए सब चिराग नॉलेज के, फेथ के जो दिए थे जलते हैं, फेथ के जो दिए थे जलते हैं। एक और ये शेर, हाँ। जी, वही पुरानी बातें अब तक उसी तरह दोहराते हैं, वही पुरानी बातें अब तक उसी तरह दोहराते हैं। नो वंडर हर महफिल में हम मिसफिट ही कहलाते हैं। नो वंडर,
और एक और शेर देखिएगा कि साये समेट ले गया, साये समेट ले गया, बाकी ये धूप है, साये समेट ले गया, बाकी ये धूप है, और मेन्यू में आज सिर्फ बिटरनेस का सूप है। और देखिए कि रदीफ भी है, काफिया भी है, वजन भी पूरा है, सीरियसनेस भी है, और कहीं गैर मौजू नहीं हो रहा है शेर। और ऊपर से जितने दोस्त थे अनजान ही रहे, ऊपर से जितने दोस्त थे अनजान ही रहे, लेकिन बहुत बिजी है जो गॉसिप का लूप है। ऊपर से जितने दोस्त थे अनजान ही रहे, लेकिन बहुत बिजी है जो गॉसिप का लूप है, और वो किससे कब कहाँ मिला और किस तरह मिला, वो किससे कब कहाँ मिला और किस तरह मिला, किसने सिड्यूस कर लिया, क्या उसका रूप है, सिड्यूस। तो इस किस्म की कुछ शायरी है। और गिले शिकवे गो हमसे रोज करो, गिले शिकवे गो हमसे रोज करो, दिल के दरवाजे पर न क्लोज करो। और एक इसमें शेर है कि डर सा लगता है इतनी नरमी से, डर सा लगता है इतनी नरमी से, कम जरा काइंडनेस की डोज करो। एक वो अकबर इलाहाबादी शेर है ना कि वो कल यूनिवर्सिटी में एक सूट बूट से पूछा आप हैं कोई सार्जेंट, कहने लगे आपसे मिस्टेक हो गई, आई एम द हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट। दिलावर का है, दिलावर फिगार का है। ये एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि उर्दू को कहा जाता है कि बहुत ही इंक्लूसिव ज़बान है, और उर्दू के चीदा शोराए कराम ने, बहुत सारे शोराए कराम ने अपनी शायरी में उर्दू तहज़ीब से और उर्दू अदब से बाहर झांक के भी देखा है, बल्कि कई और तहज़ीबों से इस्तियारे और मेटाफर्स जो हैं वो उधार लिए हैं, बोरो किए हैं। It has, the language itself has borrowed expressions from various other cultures, a diverse array of cultures from the outside, and which is one of the reasons of its being an inclusive language. आपका खुद जो है ये सोच समझ जो आपकी किताब है, ये इस गज़ल से शुरू होती है कि दरमियाँ हैं तेरे मेरे अब कई मजबूरियाँ, कुछ पुराने गम के साए, कुछ नई मजबूरियाँ, उम्र की बूढ़ी पड़ोसन चाल कैसी चल गई, वक्त के थैले में भरकर दे गई मजबूरियाँ। इसमें एक शेर है सलमान साहब जो मेरे ख्याल से जो है नाक़िस राय में उर्दू के इंक्लूसिव होने की गवाही देता है। इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो, इतना कब आज़ाद है जो चाहे कर ले जब कहो, दिल के दशरथ को मिली हैं कई मजबूरियाँ। अब ये जो प्योर जाहिर है कि ये कई दिल के दशरथ को मिली हैं कई मजबूरियाँ, जब तक जो है कोई भी नॉन इंक्लूसिव ज़बान जो है उसमें इस किस्म का शेर नहीं कहा जा सकता। तो जब इस तरह का तजुर्बा उर्दू की इंक्लूसिवनेस का और ज़बानों से उधार लेने में अल्फाज या इस्तियारे या मेटाफर्स कोई हर्ज नहीं माना जाता, तो जब अंग्रेज़ी से इस तरह की चीज़ें उधार ली जाती हैं तो उसको क्यों बड़ा ही जोवियल या बहुत ही जो है ये एक मज़ाहिया चीज़ मान ली जाती है? क्या ये भी ये जो आपकी ये जो आपका एडवेंचरिज्म है फाइमे से, ये भी क्या उर्दू की इंक्लूसिव होने की गवाही नहीं देता है? हाँ, देखिए इसमें निदा साहब ने एक जुमला कहा था जो कि वो अच्छे और शरीफ लोग और मोहब्बत करने वाले लोग ही इस तरह से नसीहत कर सकते हैं। जब उन्होंने ये मेरी किताब देखी, एक्चुअली ही रोट द प्रेफेस ऑन दिस बुक बट ही लाइक्ड इट, एंड एट द सेम टाइम कहने लगे सलमान साहब ये आपकी इस शायरी से आपकी इज्जत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो विच वॉज ए पोलाइट वे ऑफ सेइंग स्टॉप इट, यू नो। बट ठीक है, ऐसी किताब पहली बार छपेगी तो जाहिर है कि अजीब लगेगी, पहली बार छपेगी अजीब लगेगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू यूज़ ए मीडियम विच हैज़ बिकम अनफॉर्चुनेटली एंड सक्सेसफुली, अनफॉर्चुनेटली बट सक्सेसफुली। जैसे मजरू साहब के बारे में हमारे फादर का कहना था कि मजरू साहब की ट्रेजेडी है कि उनके सारे बुरे गाने हिट हो जाते हैं, तो नतीजे के तौर पे यही ट्रेजेडी इस चक्कर की है कि ये मीडियम जो है अनफॉर्चुनेटली वेरी सक्सेसफुली हैज़ बीन एसोसिएटेड विद ह्यूमर। लेकिन दिस इज book number 1. I mean, I may not return to this kind of poetry because I've now published other books of, you know, of more straightforward Urdu poetry, but there will be others who will write like this. And bit by bit, perhaps not to this extent, perhaps not to this amount and such, but more loves मिल जाएंगे उर्दू में।
तो उसी तरह से अब इसमें एक पिक्यूलियर जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि क्या ये उर्दू की बेइज्जती है इस तरह की शायरी करना, या कि ये उर्दू की फराखदिली की अज़मत का इजहार है। तो ये एक बहस का टॉपिक ज़रूर है। डू लैंग्वेजेस बिकम स्पॉइल्ड बाई इंक्लूडिंग एंड बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, और डू लैंग्वेजेस बिकम एनरिच्ड बाय दैट? सो दैट्स अ डिफिकल्ट and arguable question. I mean, what happened to Latin? What happened to Sanskrit? You see, when languages become frozen, then they bit by bit die in time. And they become parent languages, but not spoken languages. And I think we want to preserve Urdu. And Urdu cannot be preserved the way it was. You know, it has to keep evolving. अब अगर गंगा जी बैठी रहे हैं हिमालय पे, तो वहाँ से ये कानपुर से कौन गुजरेगा? एक मेरा सवाल जो है ज़रा से थोड़ा सा जी अभी ओके नो we'll just open the house to questions. बट एक मेरा सवाल है जो खैर इस सब्जेक्ट्स जो है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे मुताल्लिक़ उसके नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर यू. यू आर अ साइको एनालिस्ट सर. मैं आपका एक मकाला पढ़ रहा था वेयर यू हैव साइको एनालाइज्ड योर अंकल मजाज. My question to you is, when you read these classical Urdu poets, do you psychoanalyze them while reading their poetry, or does your training in psychiatry or psychoanalyzing people help you relate to their circumstances and understand their poetry better than a lot of us, the others who are not psychoanalysts? Yeah, see, Majaz I knew closely, you know, so that's I knew Majaz, plus I know about Majaz. So that was a different amount of data available, right? So as a doctor, and I'm MBBS doctor and MD in psychiatry and such, that I think it's very risky and perhaps slightly bordering on unethical to make diagnoses of people one has never met. So the older the poet, the farther away the poet, the less amount of personal information available, the less you can say. Now, Ghalib is an exception because a lot of personal information is available because a lot of his correspondence has been saved. Generally speaking, it's not a good idea to say something about the character of the poet. But certainly, psychoanalysis helps understand the poems much better. वैसे भी ईमानदारी की बात यह है कि what is mental illness? Mental illness is a bad poem. And what is a poem? Good mental illness. सो बुनियादी तौर पे जो है शायरी वो एक नेक पागलपन है, पागलपन एक बुरी शायरी है. तो ये जो इस आपको क्या लगता है, ये मेरा आखिरी सवाल है और फिर मैं सवालात लूँगा ऑडियंस से, कि इस किस्म की शायरी से उर्दू का फ़ायदा हुआ है कुछ या उर्दू का नुकसान हुआ है? भाई ये तो ऑडियंस बताएगी, और ख़ास तौर पे ऑडियंस में जिसकी भी उम्र 35 साल से कम है उनसे पूछना चाहिए. अब देखिए पता चला कई लोग खड़े हो गए जिनकी अपनी उम्र साबित करने के लिए सवाल पूछने लगे. Dr. Saab, are you going to carry, do you have an intention to carry on with such poetry? I mean, look, people ask me this kind of question. For example, I write in English also, Yes. pure English, serious poetry, and in Urdu also. अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हैं कि कब आप उर्दू में लिखते हैं, कब आप अंग्रेजी में लिखते हैं. इसमें चॉइस नहीं है. इट्स लाइक मिर्गी का दौरा. आप मिर्गी के मरीज से पूछें कि भैया किस दिन ग्रैंड माल सीजर लेते हो, किस दिन साइकोमोटर सीजर लेते हो. पर आपके साथ तो ये है कि एक ही दिन दोनों हो रहा है. एक मिसरे में एक और एक मिसरे में दूसरा. चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है. पर रिस्पॉन्स कैसा रहा इस किताब का? एम्बिवलेंट, अंडरस्टैंडेबली एम्बिवलेंट. जो लोग आई मीन ambivalent, I would say. Some people enjoyed it, were amused by it, but they were a little alarmed. They thought I was going mad. It was not a madness, you know. And anyway, there's a sentence by Auden that there is no creativity without audacity. There's no creativity without audacity. On the other hand, इसका corrective sentence भी है. Donald Winnicott का corrective sentence इसका दूसरा flip side जो है कि there is no originality except on the basis of a tradition. दोनों चीजें चाहिए, यूं भी है और यूं भी. Now we'll now take some questions from the audience. Is there a mic? Yes. जी. जो हमारे सीनियर शौरा हैं वो जब हम अपनी शायरी उनके सामने रखते हैं तो दे टोटली दे क्रिटिसाइज इट, दे डोंट लेट अस इवन पब्लिश इट ऑन फेसबुक. वो हमारे उस्ताद जो हमने बनाए हुए हैं
तो सर वहाँ मैं जब यहाँ आया तो आई वाज काइंड ऑफ अमेज्ड टू सी द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव रिटन इन योर आई गेस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इससे ऑडेसिटी वाली बात से। सर ऐसे हमारे लिए क्या राय है आपकी, जो यंग जनरेशन है ऑफ पोएट्स जो शायरी करना चाहते हैं, अपने तख़य्युल को कागज़ पे लाना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल फ्रॉम आवर सीनियर पोएट्स जो हमें बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं ये आप उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, भटक रहे हो। तो सर प्लीज़ इस पे कुछ आप कहें। दो बातें कहूँगा मैं। एक आपको शेर सुनाता हूँ। एक अननोन शायर हैं बम्बई में, सूर्यभान नाम है उनका। तो अच्छे, बहुत अच्छे शायर हैं, नॉट वेरी वेल नोन बट गुड पोएट। तो एक उनका शेर सुन लीजिए, उसके बाद आपका जवाब देता हूँ। और शेर में भी जवाब है आपका कि जो गालिब आज होते तो समझते, जो गालिब आज होते तो समझते, गज़ल कहने में क्या कठिनाइयाँ हैं। जो गालिब आज होते तो समझते, गज़ल कहने में क्या कठिनाइयाँ हैं। देखिए अब क्या है कि उर्दू ज़बान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखिए वीकनेस हो जाती है कि दो वर्ड्स हैं अंग्रेज़ी के, गेम एंड प्ले। अनफॉर्चुनेटली हमारी उर्दू हिंदी में दोनों का एक ही वर्ड है, खेल, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। यहाँ पे पावर्टी ऑफ आवर लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ ए वेरी फाइन एंड रिच लैंग्वेज। तो गेम एक चीज़ है, प्ले एक चीज़ है। तो आपके को ये बात समझनी है पहले तो, गेम, व्हाट इज़ ए गेम? गेम इज़ ए सोसाइटली एग्रीड अपॉन set of rules in which a recreational activity can take place। चाहे वो पच्चीसी हो, चाहे वो शतरंज हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल, उसके यूनिवर्सल रूल्स हैं। दुनिया में हर आदमी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, चीनी, जापानी, काला, गोरा, उसके मज़हब और स्किन कलर और नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में इंसान ने दो जो सबसे बड़ी ईजाद की हैं चीज़ें, दुनिया में इंसान की बनाई हुई चीज़ें, एक है फैमिली और दूसरे ओलंपिक गेम। सेल फोन आता है नंबर कोई 17 पे, लेकिन ये दो चीज़ जो हैं सबसे बड़ी बनाई है इंसान ने, एक फैमिली और एक ओलंपिक गेम्स, जहाँ पे सब बराबर हैं। तो आपको गेम तो सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट पोइट्री विदाउट नोइंग द गेम, मीनिंग उसके रूल्स हैं कुछ, एक काफिया है, एक रदीफ है, एक मतला है, एक मक्ता है, एक वज़न है, मीटर है, ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा, उसमें लगेगी थोड़ी मेहनत। उसके बाद जो गेम हो गया, प्ले की आपको आज़ादी। प्ले इज एन इंडिविजुअल मूवमेंट विद इन द गेम where you can be as audacious as possible provided you don't break the game. The game should not be so strict as to not permit play, and the play should not be so wild as to break the game. But you have to learn the game, then you can play, and then let nobody stop you from playing. जी, मेरा ये सवाल है कि सर जैसे अभी हम उर्दू में अंग्रेज़ी ज़ुबान की उर्दू शायरी में हम बात कर रहे थे सर। मैं एक अभी नवोदित कवि हूँ, शायर हूँ, तो सर अगर मैं उर्दू में इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ तो हमारे जो सीनियर शोरा हजरात हैं वो फिर क्या कह रहे हो तो हो जाती है सर। अब तो आप अगर आप अच्छा भी अगर आप ये लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो अभी न्यू जनरेशन वाले शायर हैं, हम सीख रहे हैं सर, तो हमें एक तो इस तरीके से रिएक्शन मिलता है, और दूसरी चीज़ ये है कि सर क्योंकि हम हिंदी में कविता कहते हैं, कल्पनाओं और विचारों के तालमेल को हम कविता कहते हैं। तो सर अगर मैंने 2 लाइन की कुछ बात कही और गलती से मेरा काफिया थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो सर क्या वो कविता नहीं होगी सर? देखिए ये तो इसमें डिपेंड करता है। अभी एक चीज़ है ना कि क्रिकेट में ओवर में 6 बॉल होती हैं जी जी लेकिन अगर पैर जरा आगे निकल जाए बॉलर का तो उसको नो बॉल बोलते हैं जी, ठीक है ना जी, तो वो आपका शेयर नो बॉल हो जाएगा जी जी तो हाँ, तो अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी, तो जी। डिसिप्लिन भी चाहिए और आज़ादी भी चाहिए, दोनों जी। चीज़ें चाहिए जी। समझिए कि एक के बिना एक के से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये ज़्यादा बड़ों की इज्जत कीजिए, बड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़ों से सीखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। गीता में मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे का कोई कॉलेज ग्रेजुएशन था, उन्होंने बुलाया कि आप तकरीर कर दें। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँगा, तो अल्टीमेटली मैंने कहा गीता में ढूंढता हूँ कुछ मिलेगी अच्छी चीज़। तो आमतौर पे सबके सुने हुए बहुत से श्लोक हैं, तो एक मिला मुझे जिसको मैंने बहुत रट्टा मार के याद किया, बहुत ज़्यादा रट्टा मार के याद किया,
और खुदा से दुआ की कि ड्रिंक से पहले बुलवा दें, क्योंकि रट्टा मार के याद किया था तो ड्रिंक से पहले बोल दूं तो अच्छा है, वरना बाद में गड़बड़ हो जाए कम वक्त। तो उसमें अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, अपने बड़ों की बात हमेशा सुनो, तुम्हारे जो गुरु हैं और जो तुम्हारे पूर्वज हैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलो, उन्हीं की तरह काम करो और उनसे सीखो और उनकी बात को समझो और सुनो। लेकिन अगर एक कंडीशन हो कि तुम्हारा दिल साफ गवाही दे कि तुम्हारे बड़े गलत हैं, तो मत सुनो कभी उनकी बात। कमाल की बात है कि इन दिस डॉक्यूमेंट, सम 3000-year-old document, there is a explicit permission for a younger generation to defy the older generation, provided they don't make sense. You know, I think that in the realm of the game, there's an enormous sense. In the realm of the rules of poetry, you have to abide by that. You know, but in the realm of content and formal experiments which abide by the rules, you are completely free. हाँ, दूसरी बात क्या है कि बिल्कुल सही परवेज साहब की बात। देखिए, गज़ल तो सिर्फ एक जानर है ना उर्दू पोइट्री का। गज़ल हुई, उसके बाद नज़म की मुख्तलिफ तरीक़े हैं। नज़म होती है किसी की मौत पे मरसिया, किसी की तारीफ़ में कसीदा, किसी के उसके फॉर्म डिफरेंट हैं। 3 के बाद टीप का शेर, 4 के बाद टीप का शेर, पूरे 10 मिसरों के हम काफ़िया, बग़ैर काफ़िए की आज़ाद नज़में भी होती हैं। लेकिन जो आज़ाद नज़में भी हैं वो भी एक तरह के रिदमिक मीटर में बाउंड हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो इट बिकम प्रोज। आज़ाद नज़म के बारे में थोड़ा सा और कुछ आप फरमाइए, क्योंकि आजकल यहाँ ये हो रहा है। ये ठीक है, सवाल बहुत अच्छे हैं आप दोनों के ये, और ये बात सही भी है कि हमारे अदबी बुज़ुर्ग जो हैं उनका कुछ रवैया, माफ़ कीजिएगा, खाकम बदन ऐसा है कि हम लोग, ये लोग जो हैं आजकल नए जो शोरा हैं उनसे बहुत डरते भी हैं, और वी लुक अप टू देम, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट रेसिप्रोकेट इन द वे दे शुड। लेकिन एक बात तो ये है, लेकिन जहाँ नज़म का जहाँ सवाल है साहब, आजकल हर आदमी नज़म, आज़ाद नज़म कह रहा है हमारे यहाँ। और कैसी आज़ाद नज़म कह रहा है? ये पानी की बोतल आधी भरी है, मेरे जहन में लगता है कुछ नहीं था। ये तो इसके भी तो कोई रूल्स होंगे। ये आज़ाद, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। इवन आज़ाद, सवाल ही किस बात से आज़ाद है वो, किस बात से आज़ाद? जी हाँ, कायदे कानून से आज़ाद थोड़ी है, ख्याल के कंटेंट में आज़ाद है कि आप किस बारे में कह सकते हैं। जैसे एक ज़माना था कि आप शायरी, जिस पे काजी सलीम अहमद की एक किताब थी जिसका नाम था उर्दू शायरी और आधे दड़ का आदमी, कि ऑल द पोइट्री वाज रिटन फ्रॉम अबव द नेवल। अच्छा, अब वो नहीं रहा। यू कैन राइट अबाउट सेंसुअलिटी, यू कैन राइट अबाउट सेक्सुअलिटी, लेकिन जिस पे मेरा एक शेर है कि शर्त मजमून की नहीं, लेकिन शर्त मजमून की नहीं, लेकिन शर्त है बाअदब कहा जाए। कैद मजमून की नहीं, लेकिन शर्त है बाअदब कहा जाए। तो अब ये देखिए, यही शेर इटसेल्फ इज ए प्रोवोकेटिव शेर, एंड इट इज ए डिफाइंट शेर इटसेल्फ, बट इट इज बाउंड विद इन सर्टेन रूल्स। आज़ाद जो नज़म है वो ये नहीं है कि मिसरे की लेंथ बराबर हो, मिसरे की लेंथ बराबर नहीं है, उसमें फ्रीडम ली गई है, कंटेंट में फ्रीडम ली गई है। लेकिन अगर आप 4 मिसरे पढ़ेंगे उसके, तो यू लिसन टू ए रिदमिक क्वालिटी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ए एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स। यू नो, गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उन दोनों से मैचिंग करता छोटा सा एक नागरा, ये छोटी सी शॉपिंग थी। तो इस तरह की नज़में हैं। यू नो, ये फैज़ साहब की नज़म है, तुम मेरे पास रहो जिस घड़ी रात चले, मातमी सुनसान स्याह रात चले, दर्द के कासनी पाजे बजाती निकले, बैन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, तुम मेरे पास रहो। अब तुम मेरे पास रहो इतना छोटा मिसरा है और लंबा मिसरा ये है। तो मिसरे की लेंथ की बात नहीं है, मिसरे की लेंथ की बात नहीं है, कंटेंट की बात नहीं है, बट इट स्टिल हैज़ टू बी ए पोएम, इट कैन बी प्रोज। अदरवाइज यू, आपने भाई कोई आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ बॉल नहीं आ रही क्रिकेट में, ये थोड़ी आप आइसक्रीम खाना शुरू कर दें कि साहब अंपायर से कहे बहुत देर से बॉल नहीं आई, लेट मी ईट सम आइसक्रीम। नहीं, आपको वो निकाल देगा फील्ड से निकाल देगा आपको। तो कुछ कायदे कानून तो ज़रूरी हैं जिनको अबाइड करना पड़ेगा आपको। वो लखनऊ में एक साहब कहा करते थे कि आजकल जो ये मीटर और लेंथ ऑफ मिसरे की बात है, तो आजकल तो ऐसे होने लगा है कि पहला मिसरा ये और दूसरा ये कि खुदा ने ये शर्फ है इस गुलाम को बख्शा कि मलिक व जिन्नो बशर लगा लेते हैं हज़रत अब्बास का आँख से बांस। देखिए, इसमें रेख्ता वालों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसमें इन्होंने जो उरूज़ हैं, जो रूल्स हैं शायरी के, कौन सा लफ्ज़, जैसे आपको एक छोटी सी बात बताऊं,
आप सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जैसे रूल की बात, जिस कॉन्सोनेंट पे एक लफ्ज़ ख़त्म हो उस कॉन्सोनेंट से अगला लफ्ज़ नहीं शुरू होना चाहिए। क्यों नहीं शुरू होना चाहिए? क्योंकि उन दोनों की साउंड जो है मिल जाएगी। अब ये गलतियाँ बड़े बड़े शायरों में भी है। गालिब का एक मिसरा है कि एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, अजीम शेर है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसमें, लेकिन अब वो गालिब है तो भैया आप चुपचाप बैठे रहें, समझे? तो आपके मतलब हाँ, अगर पोप को छींक आ जाए, पोप से मिलने जाएं, उसे छींक आए और नाक से इतना बड़ा स्नॉट निकले, तो आप पोप को तो नहीं कहेंगे नाक साफ करिए, सुनना पड़ेगा, चुपचाप खड़े रहिए। उसी तरह से क्या है कि गालिब का शेर है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। For those, that where, pray tell, is the next possible advancement of mankind, because all that exists is just but one footstep, one moment of gain anyway. But नक्शे पा पाया, ये गलत है, ये उरूज में गलत है। कोई जिस कॉन्सोनेंट पे लफ्ज़ शुरू ख़त्म हो उस कॉन्सोनेंट से नहीं शुरू होना चाहिए। एक ये रूल है, इस रूल को हमेशा के लिए बांध लें आप। एक और रूल है जिसको कहते हैं शुतुर गुरबा। शुतुर कहते हैं ऊँट को और गुरबा कहते हैं बिल्ली को, तो ऊँट और बिल्ली का साथ नहीं है। तो नतीजे के तौर पे ये गानों में होता है ना कि कहीं पे आप और कहीं पे तुम, तो ये गलत काम है। ये फिल्मी शायरी में चल जाए तो चल जाए, लेकिन ये अगर आप शायरी लिखने बैठें तो कभी मत करिए ये। तो ये एक रूल बांध लीजिए कि जैसे लिखा कि दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। फरमाओ कैसे? फरमाइए, आपसे बड़ा है, बादशाह है, दिल की बेचैन उमंगों, आपकी महबूबा है, वो भी बड़ी है आपसे, उम्र में नहीं बड़ी है, उम्र में भी हो सकती है, उम्र में भी हो सकती है, हाँ तो हाँ, लेकिन जज्बे से तो बड़ी है ना, आप हम्बल हैं, तो फरमाओ कोई लफ्ज़ नहीं है, फरमाइए। तो इस तरह की गलतियाँ जो है ना, ये जो शुतुर गुरबा या ये कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन, ये सब तो सिंपल रूल्स हैं। ये उरूज़ का इन्होंने कई इनके हैं यूट्यूब पे, कुछ ज़्यादा मुश्किल हैं, जो एक्सप्लेनेशन ही इतने मुश्किल दिए हैं कि उसको समझने के लिए एक और टीवी देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि कुछ हैं जो कि कम से कम बेसिक बातें आप समझ लें। सिलेबल का काउंट, कि कितने सिलेबल एक मिसरे में हो, उतने ही सिलेबल दूसरे मिसरे में हो। फिर कभी कभी होता है कि सिलेबल के बजाय कोई ज़्यादा जो लफ्ज़ होता है, कॉन्सोनेंट इतना हैवी होता है कि एक सिलेबल कम हो सकता है। तो ये सब रूल्स हैं, इसको देखिए। ये आवाज़ सुन रही है? ओके। मेरे पास कोई वैसे सवाल नहीं है, एक दो ऑब्जर्वेशंस थी जो आपने कहा, तो उस पर बस एक दो रिएक्शन थी। सलमान अख्तर साहब, आपने कहा था कि जब आप अपने ईरानी दोस्तों से मिले तो उनका जो तलफ़्फ़ुज़ था वो मुख्तलिफ था जो हमारा उर्दू है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरानी फ़ारसी की अपनी इर्तिका हुई है, और जो हिंदुस्तान में जो तलफ़्फ़ुज़ आया है वो कदीमी फ़ारसी से शायद आया हो, तो किसी को भी गलत या सही ठहराना वो शायद ठीक ना हो। खैर, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और हाँ, और एक लास्ट कमेंट ये कि जब आपने क्योंकि ये अंग्रेज़ी अल्फाज का ये जो पूरा मौजू है, इसमें परवीन शाकिर ने बहुत अहम किरदार निभाया है। तो आपको शेर याद हो तो सुनाइए। मुझे ये शेर नहीं याद, पर मुझे याद है एक नज़म में उन्होंने एक लफ्ज़ था एंटी न्यूट्रिनो, वो फिज़िक्स की टर्म है, उसको इस्तेमाल किया था। और एक दो और उनकी तो काफ़ी नज़मों में आ जाते हैं अंग्रेज़ी अल्फाज। तो मतलब वैसे ही, मतलब जस्ट फॉर द ऑडियंस के अगर वो उनकी नज़में पढ़ें तो एक संजीदगी भी है शायरी में, और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी है। तो मतलब जस्ट फॉर दैट्स इट, थैंक यू। No, I think your point about different pronunciations is right. The problem is that what we feel, at least when I was growing up here, there's a certain kind of linguistic ethnocentrism and a kind of fierceness about certain Urdu speakers who become very annoyed if you pronounce the word this way or that way, But the fact is that those words themselves have become tailored to our own diction of India. Although they are Persian words, but they have come. Turkish में जो words हैं उसमें कम है change. मरकज़, जमहूरियत, सल्तनत, दुकान, मकान, किराया, ये सब जो है टर्किश के लफ्ज़ हैं, उसमें कम है चेंज। पर्शियन में ज़्यादा चेंज है यहाँ पे। मैं डॉक्टर विजय मित्तल हूँ, दिल्ली सरकार में पैथोलॉजिस्ट हूँ, एक शायर भी हूँ, मंच पर और ऑल इंडिया रेडियो पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो
इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ जो नए शायर की बात हो रही है। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम गज़ल की बात कहें तो एक ये दिक्कत पेश आती है कि आप खलीली उरूज़ को लें या छंद शास्त्र को लें, और ये दोनों जो सिस्टम हैं ये साइंटिफिक नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, रीज़न क्या है कि हम अगर नाम ये नहीं मालूम पड़ता कि उसमें रुकन कितने हैं, रुकन का सीक्वेंस क्या है और उसमें मीटर क्या है, ये सब का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो एक मैंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की है गज़ल ऐसे कहें, और उसमें ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है। आप अगर मैं बहर का नाम लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें एक रुकन है या एक से ज़्यादा रुकन है और उनकी सीक्वेंस क्या है। और उससे ये मेरा दावा है कि कोई भी नया शायर सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल मौजूद गज़ल कह पाएगा और उसे आगे कभी किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कमेंट पे मेरा एक सवाल है सलमान साहब से, क्या इस कोई किताब पढ़ के 2 हफ्ते में गज़ल सीख सकता है या सीखनी चाहिए? देखिए अब ये क्या है कि कुछ चीज़ें आदमी सीख सकता है, कुछ चीज़ें आदमी के अंदर मौजूद होती हैं पहले से, जिनको वो रिफाइन कर सकता है। We are, for example, this question comes up in medicine, in the teaching of medicine. Can we teach medical students to be more empathic, more deeply related to patients when they're seeing? Now, you can teach, I think, certainly, some. It's a kind of a, 2 हफ्ते तो मुझे कम लगते हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये कि पेंटिंग नहीं सीख सकता आदमी 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में सितार बजाना नहीं सीख सकता, 2 हफ्ते में क्रिकेट नहीं सीख सकता। आदमी के अंदर टैलेंट होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, फिर उसमें मश्क की भी ज़रूरत है। और वैसे जो इन्होंने फिर आपको जो आपने बात कही थी बड़ों की, वो ये गालिब को भी ये प्रॉब्लम था सरकार। गालिब का एक शेर है कि घर नहीं है मिसरा, ये घर नहीं है मेरे अशार में, मतलब न सही मानी न सही। बट मिसरा तो मौजू है, ये थोड़ी कि गैर मौजू मिसरे में ये दावा कर दें आप। तो ये जो है ना, गेम हैज़ टू बी इंटैक्ट, देन यू कैन प्ले। जी, आपको हमेशा सुनने में मज़ा आता है अख्तर साहब, क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज है, वो उर्दू नहीं है, वो साइको एनालिसिस है। तो उसी के थोड़ा रोक करते हैं हम लोग। जैसे साइको एनालिसिस में भाषा का बहुत अलग सा खेल है, तो वैसे ही भाषा में भी साइको एनालिसिस का एक खेल है। पर एक साइको एनालिसिस में हम बोलते हैं दैट वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स, दे हिट यू, दे आर नॉट जस्ट वर्ड्स, दे आर ऑब्जेक्ट्स, दे हिट यू। तो क्या ऐसे ही उर्दू में कोई गलत शब्द या गलत अल्फाज आपको कभी हिट कर सकता है? या उर्दू इज़ वेरी प्रिजर्वेटिव? This is a very interesting point. Do you see the language, what you are saying about the words being objects is true, but not always true. Not always true. Within psychoanalysis, the words are desired that we should raise them and maintain them at the level of only communicative value. But they regress sometimes and become things. Do you see, this is the thing about the unconscious mind, that the various bodily organs and various bodily fluids can be represented by language, and various bodily organs and various bodily fluids can represent language. Right? In the unconscious, these things are fluid and they can go back and forth. Now, in poetry, what is the reason a person chooses a word and doesn't choose another word? Here is an example, not of English, of Hindi. मेरे फादर का एक अर्ली फिल्म सॉन्ग है, बेचैन नज़र बेताब जिगर ये दिल है किसी का दीवाना, तलत महमूद का गाया हुआ, 1954-55 की फिल्म यास्मीन में। उसमें एक जगह है कि जब रात ज़रा शबनम से धुले, जब रात ज़रा शबनम से धुले, लहराई हुई एक जुल्फ खुले, नज़रों से नज़र एक भेद कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना। अच्छा, अब भेद की जो चॉइस है वो कमाल है। He was an ordinary Urdu poet, he could have written नज़रों से नज़र एक राज कहे, लेकिन जो भेद है उस पे, वो एक रायते पे तले हुए ज़ीरे की तरह है। तो there is a sensual element in that departure from language. There is certainly a surprise, little tiny surprise, and that surprise is a tiny sexual seduction.
You see, अगर कहते हैं नजरों से नजर एक राज कहे तो सब सुन के चले जाते हैं, कहते हैं नजरों से नजर एक भेद कहे, एंड वो ये भेद ही पैदा हो गया ऑलरेडी. इट हैज बिकम व्हाई ही यूज्ड दिस वर्ड, एंड देयरफॉर इट इज आवर सीक्रेट, योर सीक्रेट एंड माय सीक्रेट, द भेद, राइट? So yes, words can acquire, besides communicative functions, action functions. Is true in psychoanalysis sometimes. Hopefully not desired, and should be stopped and should be questioned. You know, in poetry, it is inevitable and judiciously used, absolutely necessary. This is the one last question, please. We have time for just one. Yes, please. तो अभी भेद से मुझे वो याद है, और भी दुख है ज़माने में, वहाँ जो दुख है वो गम पड़ा करता है उससे पहले, exactly. और वो दुख है उसका एक बहुत अलग इफेक्ट है. उसके अलावा अभी तक जो बात हुई वो सारी गज़ल के बारे में बात हुई, जो एक पर्टिकुलर जॉनर है कविता का, पोइट्री का, जो भी कहें अपनी उसमें. मेरा सवाल ये है कि दो कोट्स हमने पढ़े थे, दो कोट्स आपने बताए अभी एक इनहेरिटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड सेकेंड इज अबाउट ऑडेसिटी. तो मैं अगर पूरा गेम को फॉलो, गेम ऑफ प्ले जो आपने बताया, मैं पूरा अगर गेम को फॉलो करूं तो मैं सपोज एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूं और मैं जिब्रान को इंग्लिश में पढ़ता हूं, मैं बॉडलेयर को इंग्लिश में पढ़ता हूं, तो क्यों ना मैं प्रोज पोइट्री के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं उस प्ले को एक्सटेंड करूं, क्यों ना मैं खुलने दूं चीज़ों को, मैं ट्रेडिशन में इतना क्यों बंधूं? ये मेरा सवाल है. मेरा जवाब ये है कि then you have invented a new game. Prose poetry is a new game. It's not poetry. You see, then why do you want to insist? आपको तो ज़्यादा क्रेडिट जाना मिल रहा है, आप तो एक नए खेल के खालिक हो रहे हैं, इन्वेंटर. भाई एक आदमी ने बेसबॉल बनाया, वो तो नहीं कह रहा मैं क्रिकेट डिफरेंट तरह से खेल रहा हूँ. That's a different game. You have invented by writing prose poetry. Call it something else. Call it, moo or something. Yeah, call it something. Give it a name. You know, you're a smart man. But why do you want to insist that this is poetry? That's what my question is. ये बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए. बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही मकबूल और मशहूर साइको एनालिस्ट और एक अदना वकील को उनकी मादरी और पिदरी ज़बान उर्दू के बारे में बात गुफ्तगू करते हुए सुना. बशीर बदर साहब के एक शेर पे इजाज़त लूँगा कि भटक रही है पुरानी दुलाइयाँ ओढ़े, भटक रही है पुरानी दुलाइयाँ ओढ़े, हवेलियों में मेरे ख़ानदान की खुशबू, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू. बहुत बहुत शुक्रिया. सुभान अल्लाह.